घर के मुख्य द्वार पर बाकी घर वालों के साथ खड़ी शारदा हाथ में आरती की थाली लिए अपनी बहू आरती का घर में स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही आरती की नजर घर पर पड़ती है, वो चौंक कर कहती है, हे भगवान, ये क्या, इतना पुराना और टूटा फूटा घर। बहू, ये घर हमारे दादा परदादा के जमाने का है बेटा। जी माँ जी, मुझे देखकर ऐसा ही लगा था। मुझे पता है बेटा, तुझे पुराने घर में रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए शायद तू ऐसा कह रही है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, लेकिन ये घर कुछ ज्यादा ही पुराना और टूटा फूटा है। हाँ बेटा, घर पुराना तो है। इसकी दीवारें तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाएंगी। बस इस बार खेती का सीजन अच्छा हो जाए और हमारी सब्जियां अच्छे दाम में बिक जाए तो हम सबसे पहले इस घर की मरम्मत करा लेंगे। हाँ हाँ माँ जी, जरूर करा लेंगे। चलो भाई, अब बहुत रात हो गई है। सफर में थकान भी काफी हो गई होगी, तुम सब अब आराम कर लो, कल सुबह जल्दी उठना भी है। सुबह जल्दी उठकर शारदा रसोई में पहुंच जाती है। कुछ देर में आरती भी तैयार होकर आ जाती है। आरती को देखकर शारदा कहती है, उठ गई बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। आज तुम सबके लिए बढ़िया सा खाना बना लो। जी माँ जी, मैं अब भी सबके लिए खाना तैयार करती हूँ। हम सब तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बेताब हैं बेटा। गर्मी में पसीने से तरबतर होकर आरती सबके लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार चटाई पर बैठता है और आरती सबको खाना परोसती है। वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, आज तो मजा ही आ गई। मैंने कहा था ना माँ, आरती के हाथ में जादू है, अब रोज हमें ऐसे ही खाना खाने के लिए मिलेगा। भाभी, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। इतना टेस्टी खाना तो मैंने कभी पहले नहीं खाया था। खाना तो वाकई स्वादिष्ट बना है बहू, सभी को पसंद आया है। देख, तेरी सारी मेहनत सफल हो गई। चलो अब खेत पर जाने का समय हो रहा है, आज तो खेत में बहुत काम भी है। हाँ चलते हैं पापा, हमें शाम तक लौट कर भी तो आना है। बहू, आज तुम भी हमारे साथ खेत पर चलो ना। हाँ भाभी, वैसे भी आप घर पर अकेली क्या करोगी, खेत देखोगी तो आपका भी मन बहल जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी आप लोग के साथ चलती हूँ ना, मुझे भी अपने खेत देखने का बड़ा मन है। तपती धूप में चलते हुए सब खेत पहुँचते हैं। खेत के बीच में एक पुराना नीम का पेड़ होता है, जिसके नीचे एक चारपाई रखी हुई है। राजेश आरती से कहता है, ये हमारे दादा परदादा के जमाने के खेत है। वैसे थोड़े से ही खेत है ये, लेकिन बस इन्हीं खेतों से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। वाह, यहाँ तो कितनी सारी सब्जियां उगी हैं। मुझे तो लगा था कि बस कुछ ही सब्जियां होंगी। भाभी देखो, वहाँ गोभी लगी है, इधर आलू है और उस तरफ मटर और टमाटर। हम सब ने मिलकर उसे उगाया है, इसलिए यहाँ की सब्जियां इतनी फ्रेश होती हैं। शहर में तो बस मुरझाई हुई सब्जियां मिलती हैं। अब तो तुम्हें रोज ताजा ताजा और अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को मिलेंगी। हाँ बहू, हम तो अपने खेत की ही सब्जियां खाते, ताजी सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। आरती सबके साथ खेत में काम करती है। शाम को सब्जियां लेकर सब घर आते हैं और आरती कहती है, माँ जी आप आराम कीजिए, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। अरे बेटा, तू रहने दे, तू भी तो थक गई होगी ना। हाँ माँ जी, लेकिन आज खेत की ताजी ताजी सब्जियों से अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी तो सारी थकान दूर हो जाएगी मेरी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आरती चूल्हे पर खाना चढ़ाती है। कुछ देर में अचानक हवा का रुख बदलने लगता है। हे भगवान, ये हवा कितनी तेज चल रही है। बाहर धूल भरी तेज आंधी चल रही है ना बहू, हवा भी इतनी तेज है कि खिड़कियां तो मानो टूट ही जाएंगी। हे भगवान, देखिए काले बादलों के कारण बाहर कितना अंधेरा भी हो गया है। हाँ, लगता है तूफान आने वाला है। क्या तूफान आने वाला है? आरती फटाफट खाना बना लेती है और घबराई आवाज में शारदा से कहती है, माँ जी खाना तैयार है, सब जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा डरो मत, यहाँ तूफान तो आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। शारदा गहरी सांस भरकर कहती है, चलो अब सब शांत हो गया, लेकिन क्या माँ जी? भाभी, कुछ दिन बाद फिर से तूफान आ सकता है।
कुछ दिन बाद सच में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और शारदा घबरा कर कहती है, इस बार तो हवा की रफ्तार कुछ ज्यादा ही है, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बाहर से चीजें और पेड़ गिरने की आवाजें आ रही है, छत की खपरेल उखड़ने लगी है। हे भगवान, इतना तेज तूफान! सभी जल्दी से घर के बाहर निकलो, लगता है यह घर संभल नहीं पाएगा अब। हे भगवान रक्षा करना, हमारे पास बस एक ही छत है। इस बार तूफान इतनी जोर का होता है कि कुछ ही देर में उनका घर भरभरा कर गिर जाता है। उसकी जगह मलबे का ढेर बन जाता है। आज तो सब खत्म हो गया, हमारा पूरा घर गिर गया। हे भगवान, हमारा तो घर ही हमारा आसरा था, अब वो भी गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे। माँ रो मत, हम यहाँ ताड़पत्री वगैरह से रहने लायक जुगाड़ कर लेंगे। नहीं रितिका, ताड़पत्री ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हम यहाँ से मलबे के बीच खुले में नहीं रह सकते, यह खतरनाक है। राजेश सही कह रहा है, पर हम जाए कहाँ? गांव में और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। पापा, मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि हम अपनी खेती चलते हैं, कम से कम वहाँ हम सुरक्षित तो रहेंगे। हाँ, अब कोई और चारा भी नहीं है, हमें खेत ही जाना पड़ेगा। क्या खेत में? राजेश जी, वहाँ तो बस एक ही चारपाई है ना, हमारा पूरा परिवार वहाँ कैसे रहेगा? मजबूरी है बेटा, अब खेती हमारा सहारा है। चलो, जो बचा कुचा सामान है वो उठाओ और खेत चलो। सामान लेकर अंधेरे में चलते हुए सब खेत में जाते हैं और नीम के पेड़ के नीचे रखी चारपाई पर बैठने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, 5 लोगों को अब इस एक चारपाई पर सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब यही करना पड़ेगा। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैंने तो कुछ दिन भी अपने घर में सुकून से नहीं रह पाई। बहू क्या सोच रही है, बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा, तकलीफ होगी लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। गर्मी और उमस के बीच सभी उस एक चारपाई पर जैसे तैसे सोने की कोशिश करते हैं कि अचानक रितिका का हाथ नींद में जोर से आरती की नाक पर लगता है और वो कहती है, ओ माँ, हे भगवान, मेरी तो नाक ही तोड़ दी। रितिका, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ भाभी? मैंने क्या किया? तुम्हारी कोनी मेरी नाक पर लगी है, देखो नाक टूट गई मेरी। माफ करना भाभी, गलती से हो गया। रितिका का हाथ कितनी जोर से लग गया राजेश जी, देखिए जरा। शांत हो जाओ आरती। रितिका, हाथ थोड़ा इधर कर लो। जी भैया। आरती फिर से सोने की कोशिश करती है लेकिन गर्मी और घुटन उसे सोने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद शारदा का पैर नींद में आरती के ऊपर आ जाता है। हे भगवान, अब ये क्या है? माँ जी, आपका पैर। माफ करना बेटा, जगह ही इतनी कम है, क्या करूं? तुम सोने की कोशिश करो। यहाँ तो मैं सो ही नहीं सकती, कभी हाथ लग रहा है तो कभी पैर, और गर्मी से मेरा दम घुट रहा है। आरती, 5 बज गए, उजाला होने वाला है, चलो उठ ही जाओ। हम दोनों ना खेत में घूम कर आते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे भी यहाँ लेटने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो, ताजा हवा में तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। राजेश और आरती बातें करते हुए खेत की पगडंडियों पर चलते हैं। गुस्सा ठंडा होने के बाद आरती कहती है, राजेश जी, मैं यहाँ से थोड़ी धनिया और मिर्ची तोड़ लेती हूँ, आज खाने के साथ ताजी चटनी बनाऊंगी। यह हुई ना बात, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दोनों सब्जियाँ तोड़कर वापस लौटते हैं। महेश और शारदा अपने साथ लाए बर्तनों को साफ करते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं तो डर ही गई थी। माँ जी, हम बस ताजा हवा खाने थोड़ा बाहर घूमने चले गए थे। अच्छा किया बेटा, वैसे भी उमस हो रही थी। देखिए, मैं खेतों से ताजी धनिया मिर्ची तोड़ के लाई हूँ, अब इसकी अच्छी सी चटनी बनाऊंगी। वाह बहू, बहुत अच्छा किया, ताजी चटनी के साथ रोटियां खाने में तो मजा ही आ गया। तुम चूल्हा जलाकर रोटियां भी सेक लो बेटा। आरती जैसे ही चूल्हे में आग जलाती है, हवा की वजह से खेत की मिट्टी और धूल उड़ने लगती है। बाप रे, इतनी धूल उड़ रही है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चूल्हा कैसे जलेगा अब? घर की रसोई में तो कम से कम 4 दीवारें तो थी, यहाँ तो हवा के कारण चूल्हा जलाने में भी बड़ी परेशानी हो रही। हाँ माँ जी, धुएं से आंखें लाल हो रही हैं और धूप और गर्मी से तो पसीना आ रहा है। हाँ बेटा,
चाह कर भी तबीयत के कारण मैं मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। आरती को परेशान होता देखकर राजेश उसके पास जाकर कहता है, आरती, तुम्हें धूप से परेशानी हो रही होगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा टांग देता हूँ ताकि सीधी धूप तुम पर ना पड़े। खाना बनता है और सबका खाना होने के बाद आरती के चेहरे पर नींद और थकान साफ दिखने लगती है। बहू, तुम्हें तो बहुत नींद आ रही है बेटा। हाँ माँ जी, नींद और थकान की वजह से मेरा सिर चकरा रहा है, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, सो जाओ, अभी चारपाई भी खाली पड़ी है। मैं और राजेश भी जरा खेत पर काम कर लेते हैं। माँ, मैं पेड़ से कच्चे आम तोड़ कर लाती हूँ, दोपहर में आम पन्ना बनाएंगे। आरती चारपाई पर लेट जाती है। उसकी आंख लगने ही वाली होती है कि शारदा की सहेली विनीता आ जाती है। अरे शारदा, मैंने सुना तुम्हारा पूरा घर गिर गया और तुम लोग यहाँ खेत में रह रहे हो। हाँ विनीता, अब बस क्या बताओ, कुदरत का कहर टूट पड़ा हम पर। बड़ी मुसीबत है, ला मुझे भी थोड़ी जगह दे, बड़ी दूर से चल कर आई हूँ, कमर टूट गई है मेरी। हे भगवान, एक ही तो चारपाई है, उस पर भी आकर बैठ गई, अब मैं कहाँ सोऊं? बहू, जा जरा चाची के लिए पानी लेकर आ तो। आरती पानी लेकर आती है और विनीता को देती है। काफी देर तक दोनों की बातें चलती हैं और आरती बैठी रहती है। रात को सोते समय, माँ जी, मैं यहाँ नीचे चटाई बिछाकर सो जाती हूँ। चारपाई पर इतने लोगों के बीच सोने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। नहीं बहू, जमीन बहुत गीली है और यहाँ कीड़े मकोड़ों का भी डर है, तो नीचे मत सो बेटा। कुछ नहीं होगा, मैं सो जाऊंगी, मुझे बस खुली जगह चाहिए वरना मेरा दम घुट जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसी मर्जी। आरती चादर बिछाती है और जमीन पर ही सो जाती है। कुछ देर बाद आरती को अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है और वो चीखती है, हे माँ, ये क्या है? हे भगवान, ये तो एक छोटा सा सांप है। देखा बहू, यहाँ जमीन पर सोना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बहू, आज के बाद तू अपनी नहीं चलाएगी, अब तो चुपचाप चारपाई पर ही सोएगी। हाँ, और कोई बहस नहीं। आज जी, मैं चारपाई पर ही सो जाती हूँ। अगली सुबह आरती की कमर अकड़ जाती है और उसे अपनी किस्मत पर रोना आता है। हे भगवान, चारपाई पर सोना तो बड़ा कठिन है, ना ढंग से नींद आती है और ना आराम मिलता है। बहू, अब तो जल्दी से खाना बना ले, खेत में काम बहुत है। धुएं और गर्मी के बीच आरती फिर से चूल्हा फूंकने लगती है। राजेश भी वहीं बैठ जाता है। तभी रीतिका वहां आ जाती है। भाभी, खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। एक तो मैं परेशान हो रही हूँ, ऊपर से इसको बस खाने की पड़ी है। बस थोड़ी देर में बन जाएगा रीतिका। ठीक है भाभी। राजेश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है? क्या बात हो गई? राजेश जी, कब तक हम यूं चारपाई पर सोते रहेंगे? आरती, मुझे पता है तुम तकलीफ में हो, हम सब भी तो परेशान हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। गर्मी, धूल, कीड़े और ऊपर से ये एक ही चारपाई। लेकिन भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं? इतनी गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर सोने वाला ससुराल तो मैंने पहली बार देखा है राजेश जी। वो तो है, लेकिन हिम्मत रखो आरती, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। राजेश आरती को तसल्ली देकर शांत करता है। शाम को ताजा पानी लाने के लिए आरती कुएं की ओर चली जाती है, जहां गांव की और भी औरतें खड़ी हैं। बहुत तूफान में तुम्हारा घर टूट गया, सुनकर बहुत दुख हुआ। सुना है इतनी गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर पूरा ससुराल सो रहा है। हाँ चाची, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हम गरीबों की तो किस्मत ही ऐसी है, दिन रात एक करके सब्जियां उगाते हैं, फिर भी साहूकार इतने कम दाम पर लेता है। क्या? क्यों चाची, क्या हम इन्हें और कहीं नहीं बेच सकते? कैसे बेचेंगे बेटा, ना तो हम शहर में किसी को जानते हैं और ना कोई हमें जानता है। बस इसी बात का तो साहूकार फायदा उठाता है। लेकिन कोई तो ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा ना कि हमारी सब्जियां सीधे शहर में बिके और हमें सही दाम मिले। तुम पढ़ी लिखी हो बेटा, तुम ही कोई रास्ता निकालो। आरती पानी भरकर वापस लौटती है। चारपाई पर बैठी एक लड़की को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। मानसी, तुम यहाँ? आरती, कैसी है तू? मुझे आज पता चला यार तेरे घर के बारे में। बहू, मानसी कब से तेरा इंतजार कर रही है, जा इसके लिए कुछ लेकर आ। मानसी तो बैठ, मैं तेरे लिए अभी आम का पन्ना बना कर लाती हूँ। भाभी,
आप अपनी सहेली से बातें करो, इन्हें खेत दिखाओ, मैं आम का पन्ना बना कर लाती हूँ। चल मानसी, मैं तुझे अपनी खेत दिखाती हूँ। वाह आरती, ये तो कितनी ताजी सब्जियां हैं। क्या तुम लोग इसमें केमिकल डालते हो? कुछ नहीं मानसी, हम तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। देखिए गोभी, कितनी अच्छी खुशबू है ना इसकी। रीतिका आम का पन्ना लेकर आती है। मानसी एक घूंट पीती है और खुश हो जाती है। वाह यार, ये तो बहुत फ्रेश और टेस्टी है। आरती, पता है शहर में ऑर्गेनिक सब्जियों की बहुत मांग है, लोग इसके लिए मुंह मांगा दाम देते हैं। क्या फायदा मानसी, यहाँ तो साहूकार कौड़ियों के भाव लेता है। तो चिंता मत कर, मैं शहर में कुछ स्टोर्स को जानती हूँ। मैं तेरी इन सब्जियों को कुछ सैंपल लेकर जाऊंगी, उन्हें जरूर पसंद आएगा। मानसी सब्जियों के सैंपल लेकर चली जाती है। आरती के मन में एक नई उम्मीद जगती है। लेकिन अगले ही दिन साहूकार खेत में आ धमकता है और कहता है, कहाँ है महेश जी? सुनो, ये तुम्हारा घर टूट गया है। आइए साहूकार जी, क्या करे, हम पर कुदरत की मार पड़ी है। ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। देख रहा हूँ कि तुम्हारी सब्जियां एकदम तैयार हो गई हैं। जी सेठ जी, तैयार तो हो गई है। तो फिर कल ही अपने आदमियों को मैं भिजवाता हूँ लेने के लिए। साहूकार जी, सब्जियां तो तैयार हो गई हैं, पर इस बार जरा रहम करना। हाँ सेठ जी, हमारा घर गिर गया, सिर छिपाने की जगह नहीं है, इस बार थोड़े ज्यादा पैसे दे देना। देखो, पैसे तो मैं उतने ही दे पाऊंगा जितना हमेशा देता हूँ। हम पर रहम कीजिए सेठ जी। देखो, ज्यादा नखरे करोगे तो सब्जियां खेत में ही सड़ जाएंगी। मेरे सिवा गांव में कोई और नहीं खरीदेगा। साहूकार जी, आप ये सब्जियां शहर ले जाकर 5 गुने दाम में महंगे बेचते हैं, फिर हमें इतना कम क्यों देते हैं? ए बहू, तू बीच में मत बोल। क्यों ना बोलूं, हम सही दाम ही तो मांग रहे हैं बस। तुझे क्या पता व्यापार क्या होता है? गाड़ी मजदूर लगाकर सब्जियों को शहर लेकर जाना पड़ता है, उसमें पैसा नहीं लगता क्या? लेकिन ठीक है साहूकार जी, कल भेज देना आदमियों को, हम सब्जियां तैयार रखेंगे। साहूकार चला जाता है। आरती का खून खौल जाता है और वो राजेश और महेश से कहती है, पापा जी, आपने मुझे बोलने से क्यों रोक दिया? बेटा, वो अच्छा आदमी नहीं है। चाहे जो भी हो, हम साहूकार को सब्जियां नहीं देंगे। हमें सब्र रखकर मानसी की खबर का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आरती सही कह रही थी, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मानसी पढ़ी लिखी है, वो गलत नहीं बोलेगी। लेकिन बेटा, मुझे तो अभी भी साहूकार का डर सता रहा है, कहीं हम मुसीबत में ना पड़ जाएं। आप घबराइए मत माँ जी, हम किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अगली सुबह पूरा परिवार खुशी खुशी सब्जियां तोड़ने में जुट जाता है। तभी साहूकार के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और आरती निडरता से कहती है, जाके अपने मालिक से कह दो, आज हम सब्जियां नहीं बेच रहे, हमें शहर में ग्राहक मिल गया है। साहूकार के आदमी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानसी लोडिंग गाड़ी और 2 व्यापारियों के साथ खेत में दाखिल होती है। देखो मानसी, आ गई। सब्जियां लेकर बोरियों में भर दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत की किसी और को माल बेच दिया? हाँ, बेच दिया, जो करना है कर लीजिए। बहुत पछताओगे तुम लोग। शहर वाला एक ही दिन खरीदेगा, फिर तुम मेरे पास ही आओगे। मैं एक भी सब्जी नहीं खरीदूंगा। साहूकार जी, अब आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं खुद इनकी सब्जियों को सीधी डील शहर से बड़े स्टोर से करवाऊंगी। हाँ साहूकार जी, अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब हमारा पसीना हमारे काम आएगा, आपकी तिजोरी भरने के नहीं। महेश आरती से कहता है, आरती बेटा, तू तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। आज तक हमने एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे। बहू, मुझे माफ कर देना, मैं तो डर गई थी, पर तूने तो सबका ही नसीब बदल दिया। भाभी, अब तो हम पक्का घर बनाएंगे और मेरे लिए एक अलग कमरा भी। हाँ रितिका, सबका अपना कमरा होगा और हम अब उस चारपाई को अपने आंगन में शान से रखेंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमने कैसे संघर्ष किया था। कुछ ही महीनों में खेत के पास एक पक्का मकान खड़ा हो जाता है। अब गर्मी की दोपहर में कूलर की हवा चलती है और पूरा परिवार खेत की ताजी सब्जियां खाता है। ये तो सही बात है। ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है माँ जी और पापा जी। हमने दिखा दिया कि अगर परिवार साथ हो और सोच सही हो तो घर में सारी मुश्किलें खत्म हो सकती है, हर मुश्किल का रास्ता निकल सकता है। हाँ राजेश जी, हम तो वो दिन हमेशा याद रखेंगे जो हम सबने गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर बिताए थे। हाँ,
जिसकी वजह से हमें मेहनत करने की प्रेरणा मिली और परिवार की कीमत भी पता चली।